डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैप्टर कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट कर्वेचर। अब देखिए, इसके पहले कर्वेचर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। थोड़ा सा 2 मिनट हम उस कॉन्सेप्ट को देखें और फिर हम तब आगे बढ़ें। आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो लेक्चर नंबर 60 में जो है हमने इक्वेशंस बताए थे, और इक्वेशंस के साथ साथ हमने बेसिकली उस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर किस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट के इक्वेशन, नॉर्मल के इक्वेशंस, फिर हम सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये सारी चीज़ें बताए थे। फिर एक पेडल इक्वेशन भी बताए थे, पोलर कर्व बताए थे। कर्व में दो तरह का कर्व हम बताए थे, कार्टेशियन कर्व और पोलर कर्व। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये सारी चीज़ें हम बताए थे। एंगल बिटवीन टू कर्व भी बताए थे। और आई होप कि ये सारे इक्वेशंस, सारे कॉन्सेप्ट आप देखे होंगे। लास्ट टू लास्ट जो है, दैट मीन्स कि आज ये लेक्चर नंबर 64 होगा। लेक्चर नंबर 63 में आर्क का डेराइवेशन बताए थे कार्टेशियन एंड पोलर कर्व के लिए। और आज क्या बताने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये पिछले इक्वेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि शायद जब आप देखे होंगे तो यह देख करके आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा। कुछ चीज़ें होती है कई बार कि देख करके हमको याद आ जाता है। ठीक है, तो आइए, याद आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आई हो तो भी कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है मैं नहीं बोल सकता हूँ कि एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन हाँ इंटरलिंक्ड थे, इसलिए हमने आपको याद दिलाया। बात आती है कर्वेचर की, तो देखिए कर्वेचर मीन्स क्या, कर्व, और कर्व मीन्स क्या, कोई भी जो है सर्कल है, तो सर्कल का एक छोटा सा कोई भी आप पार्ट लेंगे, मान लीजिए यही वाला छोटा सा पार्ट आप लेते हैं इतना सा, तो यही क्या हो गया, आपका एक कर्व हो गया। और चूंकि सर्कल का पार्ट है, ठीक है, तो सर्कुलर आर्क हो गया, ये सर्कुलर कर्व बोलेंगे। ये पैराबोला यदि कोई है तो पैराबोला का पार्ट हो सकता है, इलिप्स का पार्ट हो सकता है। तो जिस कर्व का होगा उसका वह आर्क होगा। पहला कॉन्सेप्ट, कर्वेचर का मतलब क्या है, कोई भी कर्व होगा उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कर्वेचर का इक्वेशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे फॉर ए पर्टिकुलर गिवन कर्व। और इस कर्वेचर के साथ, ठीक है ना, कर्वेचर पढ़ेंगे एक पार्ट, दूसरा पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पहले बता दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, कर्वेचर अपने आप में ही एक बड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है। मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट करने की, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब आप देख करके समझ गए होंगे कि लेंदी तो जाएगा दोस्तों। आइए हम ध्यान दें, तो यहाँ पर जो कर्वेचर है, कोई भी एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। तो P और Q को हम इधर लिख लें तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये Q है, कोई पॉइंट P है, Q है, और यहाँ से आप देखेंगे ये, ठीक ना, और ये, तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ डेल्टा x और ये डेल्टा y, और ये जो आर्क है, कौन सा, ये जो आर्क है आपका, ये जो ब्लू कलर का आर्क हम खींच रहे हैं, उसका लेंथ कितना है, ds। और ये कर्व का टोटल लेंथ जो है a से b तक का, मान लीजिए s रहा होगा, a से p s रहा होगा, ठीक ना। तो अब यदि हम इसको थोड़ा सा डेराइव करेंगे तो क्या बोलेंगे कि सपोज कर लीजिए कि p एक कोई पॉइंट है कर्व के ऊपर, और q इसका पड़ोसी है, नेबरिंग पॉइंट है, और आर्क AP जो है s लेंथ का है, और PQ एक छोटा सा लेंथ क्या है, डेल्टा S लिए हैं, और इसके ऊपर टेंजेंट P और Q पर लिए हैं। P और Q पर जब टेंजेंट लिए हैं तो P जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है क्या,
साई, और ये क्यू जो है साई प्लस डेल्टा साई बना रहा है, ठीक है ना, विद द एक्सिस, ठीक है ना। अब जो पॉइंट मूव कर रहा है पी से क्यू, ये टोटल लेंथ कितना हो रहा है, डी एस या डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ पर टेंजेंट हैज टर्न थ्रू द एंगल डेल्टा साई, साई और डेल्टा साई, यहाँ साई है, यहाँ साई प्लस डेल्टा साई है, तो बीच का एंगल कितना हो गया, डेल्टा साई, या एंगल बिटवीन द कर्व बोल सकते हैं। देन द टोटल बेंडिंग और टोटल कर्वेचर ऑफ द आर्क पी क्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो इसी को टोटल बेंडिंग क्या बोलते हैं, देखिए लिख देते हैं, टोटल बेंडिंग और टोटल कर्वेचर, ठीक है ना, ऑफ द आर्क पी क्यू। ये जो पी क्यू आर्क देख रहे हैं इसका टोटल जो है, ठीक है ना, कितना है पी क्यू, तो इसका एवरेज कर्वेचर क्या होगा, ठीक है ना, द एवरेज कर्वेचर ऑफ क्या आर्क पी क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा साई अपन डेल्टा एस, डेल्टा साई अपन डेल्टा एस। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दें, क्या निकाल दें, लिमिटिंग वैल्यू, तो क्या लिखेंगे कि मैं लिख देता हूं, कभी कभी जरूरत पड़ती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज कर्वेचर व्हेन Q अप्रोचेज टू P, जब Q P के आसपास आने की कोशिश करेगा तो डेल्टा S क्या होगा, टेंस टू 0, तो इज डिफाइंड एज the curvature of the curve at P, curvature of the curve at P। तो ये कर्वेचर क्या हो जाएगा 10 कर्वेचर, तो यहाँ पर कर्वेचर एट P, और कर्वेचर को इंडिकेट करते हैं जनरली K से, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा साई अपन डेल्टा एस, मतलब K इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा साई अपन डेल्टा एस। ये हो गया आपका क्या कर्वेचर, ये क्या हो गया दोस्तों कर्वेचर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेल्टा साई क्या है, एंगल है, और इसको मेजर कैसे करते हैं रेडियन में, और डी एस क्या है, लेंथ है, तो रेडियन पर यूनिट लेंथ होता है किसका, कर्वेचर का यूनिट, ठीक है ना। कर्वेचर का यूनिट क्या होता है, कर्वेचर का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये तो कर्वेचर है। अब कर्वेचर के कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि हम बताए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट P, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लिखें क्या, पहला क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर शॉर्ट में लिखेंगे, फिर इसको लेंथ में पढ़ाएंगे आपको। ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बताया रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर, रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट करते हैं रो से, और यदि कर्वेचर डेल्टा साई अपन डेल्टा एस है तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एस अपन डेल्टा साई। दूसरा एक आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एट एनी पॉइंट सी ऑन द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, कोई एक पॉइंट जो है C जो सेंटर होगा, ठीक ना, और नॉर्मल एट P। अब ये क्या होगा, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दोनों जहाँ एक दूसरे से गले मिलते हैं, कोई भी इंसान जब जो है ना दो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वहाँ एक तीसरा बच्चा मिल जाता है, तो ये बच्चा क्या हो गया सेंटर, और ये सेंटर ही दोनों का अट्रैक्शन पॉइंट होता है, दोनों एक दूसरे से जिंदगी भर जुड़ करके रहते हैं उस बच्चे के कारण, ठीक ना। पहले तो कोई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, अब काम करेगा ये
सेंटर, क्योंकि ये सेंटर मिल गया, तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, मतलब एट पॉइंट सी ऑन द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कर्व डिस्टेंट रो, रो कौन सा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये डिस्टेंस, उसके बाद सर्कल ऑफ कर्वेचर, तो इस सर्कल विथ सेंटर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी एंड रेडियस रो, जो भी आप रेडियस लिए होंगे रो या आर, ठीक है ना, इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ कर्वेचर। इसको थोड़ा सा डिटेल में भी हम अभी बताएंगे। एक तो पहले ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दें, ठीक है ना, एट पॉइंट सी, और ये सी क्या हो गया, ठीक है ना, इस नॉर्मल पे, और ये सेंटर एट सी ऑन द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P of a curve डिस्टेंट रो, और कई जगह R भी लिखा हुआ है और रो भी लिखा है, ठीक है ना, फ्रॉम इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक तीसरा आता है सर्किल ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर। सर्किल ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक ना। अब सर्किल ऑफ कर्वेचर जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्किल ऑफ कर्वेचर बेसिकली इट इज नथिंग सो स्पेशल, बट सेंटर से लेकर के जो पी पॉइंट है उसके डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर से जो आपका पॉइंट सेंटर जो है ना आपका सी टू पी, ये जो है आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब इस कर्व को देखते हुए आज हम लोग काफ़ी सारा डेराइवेशन जो है दैट मीन्स कि थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम देखें क्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए कार्टेशियन कर्व। देखिए रेडियस ऑफ आ गया ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व लिख देते हैं। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई, कार्टेशियन कर्व मतलब y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालते हैं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना निकल करके आता है, तो यहाँ पर अब लिख लीजिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका निकल करके आता है 1 प्लस और ये y1 मतलब dy बाई डी एक्स का स्क्वायर टू दी रूट पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर। ये बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ये आपको गलती नहीं करना है। यदि आप इसका प्रूफ पूछेंगे तो देख लीजिए, आपको मालूम है कि tan साई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप y1 लिख सकते हैं। तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y1, और जब डी साई अपन डी साई अपन क्या निकालेंगे, डी एक्स यदि आप निकालते हैं डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी साई अपन डी एक्स मतलब ये 1 अपन tan इनवर्स का 1 अपन क्या होता है 1 प्लस y1 का स्क्वायर इंटू डी y1 अपन डी एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, ये डी y1 अपन डी एक्स क्या हो जाएगा y2 अपन 1 प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके सामने है, डी साई अपन डी एस ये था, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, उल्टा डी एस अपन डी साई, यही था ना, डी एस अपन डी साई। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, डी एस अपन डी साई ये था, दैट मीन्स डी एस अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी साई अपन उल्टा हो गया क्या, डी एस अपन
डी साई था, तो डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी साई, ठीक है, सही है। अब देखिए तो डी एस बाई डी एक्स आप निकाले हुए हैं, कई जगह निकाले हैं, ठीक है। क्या होता है 1 प्लस वाई वन मतलब डी वन अपन डी वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी साई, इसका उल्टा कर दें, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर वाई टू, ये क्या हो जाएगा रो इक्वल टू 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपन वाई टू, निकल गया। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दी कार्टेशियन कर्व वाई एक्स के उसमें। यदि पैरामेट्रिक फंक्शन हो, यदि पैरामेट्रिक फंक्शन हो, ये भी हम लिख देते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब कि x इक्वल टू एफ ऑफ टी, एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है और y भी क्या t पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन फंक्शन क्या है अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन तो वही होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन तो वही होता है इसी टर्म में। इस टर्म में यदि हम लिखेंगे तो हमारा ये निकल करके जो आता है, अब इसके ऊपर देखिए डेराइवेशन हम नहीं करने जा रहे हैं, क्या है कि डायरेक्ट कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है ना। अभी 2-3 क्लास के बाद जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे यहाँ पर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका निकल कर आता है रो इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा एक्स डैश मतलब डी एक्स अपन डी टी है, एक्स डैश लिखे हैं मतलब डी एक्स अपन डी टी है, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर और पूरे का 3/2 सेम इसी तरह से, और डिवाइडेड बाई ये एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन, फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, जिसको न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला, किसके लिए, इसी के लिए। कब निकालते हैं, जब यही कर्वेचर जो है इस सेंटर से जाए, ओरिजिन से जाए, जहाँ एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला, ध्यान रखिएगा न्यूटन्स फार्मूला। तो यहाँ पर इफ एक्स एक्सिस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यदि आपका ये एक्स एक्सिस ही यदि इस कर्व का टेंजेंट हो जाए और वाई एक्सिस टेंजेंट हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा इसको। इफ एक्स एक्सिस is tangent, if x axis is tangent to a curve at the origin, then radius of curvature क्या हो जाएगा at 0 रेफरेंस पॉइंट पर, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक ना। आप यहाँ पर ये जो हम निकाले थे अभी जो है आप निकाले थे ना ये पॉइंट, तो अब इसमें जो है आपको क्या रख कर देना है, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं y 0 कर देना है। तब आप करके देख लीजिए, ठीक है ना, तो आपका ये इक्वेशन निकल करके आ रहा होगा, ठीक है। यही जो है यदि dy बाई डी एक्स एट 0 क्या होगा 0 निकल करके आ जाएगा, तो आप जब y एक्सिस को टेंजेंट मान लेंगे, इफ y एक्सिस यदि टेंजेंट हो जाए, इज टेंजेंट हो जाए, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये उल्टा हो जाएगा वाई स्क्वायर अपन 2x, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और आता है जो कई बार पूछता है कि इन द केस इफ कर्वेचर पासेस थ्रू द ओरिजिन इटसेल्फ, यदि कर्व हमारा
ओरिजिन से ही पास कर रहा हो, यही है ना 0 0, इससे पास कर रहा हो कर्व, तब क्या होगा, तब ये दोनों जो है नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस विल बी टेंजेंट एट द ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन पे तो टेंजेंट होंगे नहीं, ठीक है ना। तो इक्वेशन आता है मैक्लोरियन सीरीज से, ठीक है ना। यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख देते हैं, इन केस the curve is passing through origin, but neither x axis nor y axis is tangent एट द ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन पे दोनों में से कोई टेंजेंट नहीं है, देन वी कैन राइट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैक्लोरिन सीरीज। मैक्लोरिन सीरीज जो है बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन में ही है, आई थिंक लेक्चर नंबर 51 या 52 होगा, तो आप एक बार चाहें तो देख लीजिएगा। क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन है कार्टेशियन में, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। यदि एफ ऑफ 0 यदि 0 आ गया हो, ठीक ना, यदि एफ डैश इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 हो, और जो है एफ डैश ऑफ 0 एक कांस्टेंट मान लीजिए p, एफ डबल डैश ऑफ 0 मान लीजिए q, तब आप क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यदि आप इस y का वैल्यू इसमें आप पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं एज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसको हम यदि पुट करेंगे वहाँ पर, तो इक्वेशन जो है क्या आएगा, रो ओरिजिन पर, ठीक है ना, फॉर x या y जिसके लिए भी आप निकालेंगे, तो ये इक्वेशन आएगा आपका 1 प्लस पी स्क्वायर 3/2 अपन q, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन टू ए कर्व आर फाउंड बाय इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन इट्स इक्वेशन, ठीक है ना। ये एक जो है आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टेंजेंट्स एट द ओरिजिन, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन to a curve are found by equating to 0 the lowest degree terms in the इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पोलर कर्व के लिए हम लोग देख लें। ये अभी जो आप देखे, ये पूरी राम कहानी किसके लिए था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। अब इसी में जो है हम थोड़ा सा आप देखेंगे पोलर कर्व के लिए। पोलर कर्व में भी हमने आपको क्या बताया था, पोलर कर्व यदि याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक सेकंड में दिखा देता हूँ। पोलर कर्व मतलब आर एंड थीटा का कॉन्सेप्ट, ये रहा आपका पोलर कर्व, जो हमने इक्वेशन उसमें लेक्चर नंबर 61 में बताए थे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया फाई, तो ये फाई है आपका बेसिकली, ठीक है ना। तो ये थीटा मतलब ये p का कोऑर्डिनेट पहले जो एक्स वाई था, अब क्या है आर वेक्टर रेडियस एंड थीटा एंगल,
ये क्या है, आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। ये अलग से हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ जो है आपको समझा दिए। अब एक छोटा सा कर्व बना करके आपको जो है इसका इक्वेशन दिखा देते हैं। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व का ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व। पोलर कर्व मतलब क्या हो गया, r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। इसको हम यदि सही से देखें तो ये आपका कर्व हो गया था, ठीक ना। और इस कर्व में जो है ये कोई भी आपका x कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई आपने P पॉइंट लिया यहाँ पर, क्या P पॉइंट लिए। P पॉइंट पर आप देखेंगे, P पॉइंट पर आप यदि ध्यान देंगे तो क्या होगा, P पॉइंट पे आप ध्यान देंगे तो P पॉइंट का जो आपका टेंजेंट होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ओरिजिन से P का ये डिस्टेंस हो गया, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ले लीजिएगा, ये P का डिस्टेंस हो गया। ये जो एंगल बना आपका ये क्या है, थीटा। ये जो एंगल है साई, और यहाँ जो एंगल बनेगा टेंजेंट और इस वेक्टर रेडियस r के बीच में ये कितना है, फाई, ठीक है। और P क्या है, r थीटा, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होता है बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम डेराइव नहीं कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर रो इक्वल टू जब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आप निकालेंगे तो यह निकल कर के आता है आर स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, r तो रेडियस वेक्टर हो गया, r1 मतलब डी आर बाई डी थीटा, और r2 मतलब डी स्क्वायर आर अपन डी थीटा स्क्वायर। सही है, याद रहेगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ साई जो यहाँ पर है आपका, एक तो इसको आप पहले बंद कीजिए, ब्रैकेट डब्बे में बंद कीजिए ताकि ये भागे नहीं, दिमाग में रहे, ठीक है। आप भी डब्बे में बंद किया कीजिए, ठीक है, जैसे हम करते हैं। और ये जो साई है, ठीक है ना, आप देख लीजिए, ये ट्रायंगल थीटा प्लस फाई प्लस दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा दोस्तों, पाई माइनस साई होगा कि नहीं, पाई माइनस साई होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पाई माइनस साई थीटा प्लस, दैट मीन्स यहाँ पर थीटा प्लस फाई प्लस पाई माइनस साई इक्वल टू टोटल एंगल पाई होगा कि नहीं, पाई पाई कैंसिल हो गया तो साई इक्वल टू क्या हो गया, थीटा प्लस फाई। ये भी याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा इस तरह से। और यहाँ पर आप साई को डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है ना, या रो को डिफ्रेंशिएट कर दें। इसमें जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दरमियान कर्वेचर का इक्वेशन क्या होगा, डी साई अपॉन डी एस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी थीटा अपॉन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी फाई अपॉन डी एस, एस के रेस्पेक्ट में कर देंगे। इसको और आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन क्या हो गया, डी एस। सही है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एस, और ये 1 प्लस डी फाई अपॉन डी एस। इस तरह से एक एक थोड़ा सा, सॉरी डी फाई अपॉन डी थीटा, इस तरह से एक एक करके जो है आपको वो करना पड़ेगा। फिर आपको ये भी मालूम है कि टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये अभी हम आपको बताए थे, दिखाए थे पोलर कर्व में। ये देखिए, अभी पोलर कर्व जब बता रहे थे तो उसमें आप देखे होंगे कि टेन फाई इक्वल टू क्या है, आर डी थीटा बाई डी आर। तो अब यहाँ से जो है अब क्या करेंगे, डी फाई अपॉन डी आर निकाल लेंगे, सॉरी डी फाई अपॉन डी थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कहाँ से निकालेंगे, यहीं से,
क्या कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू, थोड़ा सा देखा कीजिए, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, सॉरी आर डी थीटा अपन डी आर, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स मान लीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ होगा, डी फाई अपन डी थीटा यदि आप करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी फाई अपन डी थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपन वन प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर इंटू आर डी थीटा बाई डी थीटा भी तो होगा, ठीक है ना, इसका भी तो होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आर इंटू डी थीटा अपन डी आर इंटू डी आर अपन डी थीटा, इस तरह से आगे ब्रेक, सॉरी डी स्क्वायर अपन थीटा अपन डी आर स्क्वायर हो जाएगा सीधा अब, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक करेंगे किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आप ब्रेक करते जाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपको ये डी फाइव अपन डी थीटा निकलेगा, डी फाइव अपन डी थीटा, ठीक है। देखिए डी फाइव अपन डी थीटा, इक्वेशन क्या है, वन बाई रो, ये है ना, तो यहाँ पर डी फाइव अपन डी थीटा निकाल लिया आप, डी थीटा बाई डी एस निकालना है आपको, तो डी थीटा बाई डी एस तो नहीं मालूम, लेकिन डी एस बाई डी थीटा आपको मालूम है क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, डी थीटा अपन डी एस क्या होता है, वन अपन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। और इससे जब आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। दूसरा एक लास्ट थोड़ा सा देखिएगा, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पेडल कर्व, पेडल कर्व आपको बताए थे, ये लेक्चर नंबर 62 में था, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल कर्व, फॉर पेडल कर्व, पेडल कर्व मतलब क्या, P इक्वल टू एफ ऑफ आर, ये P क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है ना। ये पोलर इक्वेशन जो है ना, मैं एक बताया भी था, अभी मैं देखता हूँ कहीं दिख जाएगा तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ये जो है ना लेक्चर नंबर 61 में यही था, P इक्वल टू आर साइन फाइव पी टी आर कॉस फाइव, सब टेंजेंट था एक्चुअली, ठीक है ना। ये यदि आपको याद हो, इट इज गुड, नहीं याद हो तो अब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है यदि एग्जाम में पूछता है तो, ठीक है ना। यही पेडल कर्व था कि पोल से जब डिस्टेंस लेते हैं तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या होता है, आर डी आर बाई डी पाई, ये आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू डी आर बाई डी पी, ठीक है। अब लास्ट में जो है छोटा छोटा एक दो टर्म है, ठीक है ना, उसको हम लोग देख लें, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया था, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या सर्किल ऑफ कर्वेचर। सर्किल ऑफ कर्वेचर में दो पार्ट आएगा, इन्वेलप एंड एवोल्यूट, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है कि कोई भी कर्व है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी कर्व है तो हम बता चुके हैं कि ये जो है किसका पार्ट है, एक सर्किल का पार्ट है, और इस सर्किल के पार्ट में जब आप जो है आर्क लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट लेंगे, और ये आपका क्या हो गया, एक्स एंड वाई हो गया, ये रेफरेंस आपका 0 0 हो गया, और ये जो एंगल है क्या हो गया, साई, और ये जो दो जगह कट करके जाएगा, ये पॉइंट से जो आप नॉर्मल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर सी हो जाएगा कि नहीं, और ये सेंटर सी से आप डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस,
ठीक ना। ये जो पॉइंट P है ये कार्टेशियन कर्व में क्या है, एक्स वाई, ठीक ना। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, n, ठीक है। ये सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा है तो m, और ये l। तो इसका इक्वेशन जब आप निकालते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो है दो इक्वेशन बन करके आता है, ठीक ना। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो इक्वेशन होता है वह होता है कि दैट मीन्स कि एनी पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑन द कर्व y इक्वल टू, कर्व क्या है, y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। तो इसमें जो इक्वेशन बन करके आता है, तो इसमें इक्वेशन बन करके आता है x बार इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन, वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन वाई टू। या y बार जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू। ये आपका इक्वेशन निकल करके आएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि y1 क्या है, dy बाई dx है, और y2 क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। याद रहेगा। तो ये चीज़ जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपको दोनों इक्वेशन एक्स बार और वाई बार का याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब इसमें दो जो टर्म आता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ द कर्वेचर एट एनी पॉइंट P, यदि P पे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना चाहें तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर लिख करके हम बता भी देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल एट, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, एट P क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो है एक दो पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा, एक दो पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट आएगा, बेसिकली इवोल्यूट, इन्वेलप, इस तरह का कुछ पॉइंट आता है। बेसिकली लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर ए कर्व इज कॉल्ड इट्स इवोल्यूट, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको, इवोल्यूट, क्या, इवोल्यूट, इवोल्यूट होता क्या है, तो लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर ए कर्व। जैसे ये आपका क्या है, कर्वेचर है, तो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी जो है कर्व ये एक है, फिर एक कोई दूसरा कर्व होगा, मे बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ कर्व, मे बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट P, एंड मे बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ जो है सेंटर C, ठीक है। तो जैसे कोई आपका कर्व है मान लीजिए, तो ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, पॉइंट P3 है, पॉइंट P4 है, पॉइंट P5 है, इस तरह से चलते जाएगा। और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका कर्व, कर्व, और इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसका P1 से एक क्या होगा, कहीं पर C1 बनेगा, P2 से कहीं बनेगा क्या C2, P3 से क्या बनेगा कहीं C3, P4 से क्या बनेगा कहीं C4। और ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, बेसिकली ये सब क्या हैं, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इवोल्यूट। ये क्या बना, इवोल्यूट, ठीक है। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज इवोल्यूट, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज इवोल्यूट, तो अब आप बता सकते हैं, मैं लिख भी देता हूं कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, locus of center of curvature for a curve is called its evolute, ठीक है ना, and the curve is called, and the curve is
called an involute of its evolute। ठीक ना। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर ए कर्व इज कॉल्ड इट्स इवोल्यूट, और इवोल्यूट को सारे इवोल्यूट्स को मिला करके जो कर्व बनता है एंड द कर्व इज कॉल्ड इनवॉल्यूट। ये इनवॉल्यूट आप कहाँ पढ़े होंगे, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे ना दोस्त, तो उसमें आप जो है इनवॉल्यूट, साइक्लॉइड, ईपी साइक्लॉइड ये सब जो है पढ़े होंगे। ठीक है। इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है इन्वेलप का, अब अलग से नहीं बताएंगे। इन्वेलप का, इन्वेलप क्या होता है कि कोई भी आपका एक सर्कल है, क्या है, कोई भी एक आपका सर्कल है, ध्यान दीजिए। ठीक है ना। सर्कल के हर पॉइंट पर, सर्कल के हर पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट। हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये टेंजेंट अब आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। अब जब आप ड्रॉ करते हैं तो किसी भी टेंजेंट पे ये मान लीजिए कि एंगल क्या हो गया हॉरिजॉन्टल से अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस डेल अल्फा होगा कि नहीं। इसकी लेंथ तो सब जगह कांस्टेंट रहेगी। ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया डायरेक्शन। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली कौन सा इक्वेशन, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन किसका, इन्वेलप का। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली क्या, स्ट्रेट लाइन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा। इफ डिफरेंट वैल्यूज आर गिवन टू अल्फा we get different straight lines, and all these straight lines thus obtained are said to constitute a family of straight line. In general, the curve corresponding to the equation क्या हो गया आपका, f x y alpha equal to 0 for different values of alpha constitute a family of curve, and alpha is called the parameter of the family. alpha is, ये जो है अल्फा इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, पैरामीटर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। अब द इन्वेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व इज द कर्व विच टचेज ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आपका सर्कल है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, सिंपल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेलप जो है इस सर्कल के हर एक टेंजेंट को कवर अप करेगा। दैट मीन्स कि यदि एक्स जो है, दैट इज कि आपका एक्स वाई अल्फा पे यदि कोई फंक्शन क्या है, 0 है, तो और इस पे 0 है, एंड यदि एक्स वाई अल्फा प्लस डी अल्फा मतलब अल्फा थोड़ा सा बढ़ा भी दिए ना डेल अल्फा, तो भी यदि 0 आ रहा है, देन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, दैट मीन्स देयर लोकस विल इंटरसेक्ट एंड विल मेक ए कर्व, and that is called nothing but envelope. That means कि हर टेंजेंट जहाँ पर एक दूसरे को टच करके एक फैमिली ऑफ कर्व बनाएगा, और उस कर्व से जब एक सिंगल कर्व बनेगा, that is called envelope. रूल टू फाइंड द envelope of फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना। किसी फैमिली ऑफ कर्व को जो है फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, फैमिली ऑफ कर्व को फाइंड आउट करना हो तो सिंपल इसका इक्वेशन है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, रूल्स टू फाइंड द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक ना। अब किसके लिए, ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा यदि 0 है, देन डेल एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा अपन डेल अल्फा भी क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये भी ध्यान रखना है।
फिर यदि इवोल्यूट जो अभी आपको हम बताए थे, ये अभी जो इवोल्यूट बताए थे, तो ये बेसिकली इट इज द कर्व, इट इज द इन्वेलप ऑफ ए नॉर्मल टू दैट कर्व। दैट मीन्स कि ये जो आप टेंजेंट निकाले, यहाँ तो सिंपल हम निकाले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन यहाँ जो आपका टेंजेंट निकला इसका नॉर्मल निकाल दें, और हर एक नॉर्मल पॉइंट का जहाँ कर्व बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूट बोलते हैं। ठीक है ना। इवोल्यूट का एक डेफिनेशन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना। इन्वेलप ऑफ द नॉर्मल टू कर्व इज कॉल्ड इवोल्यूट, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपका, ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि थोड़ा सा ज़रूर लेंदी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, काफ़ी कुछ इसमें समझने लायक था, और आई होप कि समझे भी होंगे। इसमें एक एक थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता दें कि ये कर्वेचर हमने शुरू किया था। कर्वेचर में रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्किल ऑफ कर्वेचर। सर्किल ऑफ कर्वेचर से ही इन्वेलप एंड इवोल्यूट्स निकल करके आया था, इन्वेल्यूट एंड इवोल्यूट निकल करके आया था। ठीक है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्किल ये सब निकाल लिए, ठीक है ना। फिर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब निकाले थे, समझाए थे आपको कि क्या होता है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कार्टेशियन कर्व हमने बताया था आपको, देख लीजिए आपके सामने है। ठीक है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के बीच में, मतलब एक मीडिएटर है, टी फंक्शन है, डायरेक्टली इंटर रिलेटेड नहीं है। लेकिन उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड न्यूटन फार्मूला। और इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही होता है कि कोई एक तो ये एक्स वाई मतलब कि आपका रेफरेंस से ही सब कुछ निकाल रहा है, और यदि कर्व ही रेफरेंस से निकल के बाहर जा रहा है तो उसके लिए मैक्लोरियन सीरीज बताए थे कि मैक्लोरियन सीरीज से आप निकालते हैं। और इसके लिए एक ट्रिक बताए थे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है कि टेंजेंट्स एट द ओरिजिन टू ए कर्व आर फाउंड बाय इक्वेटिंग टू 0 टू लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन द इक्वेशन। कैसे ओरिजिन पर टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। फिर हम आ गए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, किसके लिए, पोलर कर्व के लिए, ठीक है ना। और ये पोलर कर्व आपको बताए थे, इक्वेशन पोलर कर्व का, ये भी हम थोड़ा सा पीछे से रिलेट करके बताए थे, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है उसको पीछे का इक्वेशन जरूर देखा कीजिए। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है ये बताए थे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के हेल्प से किस तरह से इवोल्यूट एंड इन्वेलप निकालते हैं ये भी हम दोनों बताए थे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक के लिए आज काफ़ी है। कर्वेचर के बाद जो है डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन में हम आपको बताएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने बताएंगे, और मैक्सिमा और मिनिमा का क्या कंडीशंस होते हैं, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब हम लोग लास्ट में एसिम्पटोट्स पढ़ करके पार्शियल डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।